नमस्कार। अब हम गुणात्मक शोध की विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता के और जो सिद्धांत हैं उनको जानेंगे। क्रेडिबिलिटी एंड वैलिडेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। शोध की विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता के लिए दो और सिद्धांत शोधकर्ताओं के द्वारा अपनाए जाते हैं। वे हैं रिफ्लेक्सिविटी और ऑडिट ट्रेल्स। रिफ्लेक्सिविटी मतलब स्वतुल्यता या उसे प्रतिक्रियात्मकता भी कहते हैं, और ऑडिट ट्रेल्स को हम लेखा सत्यापन कह सकते हैं। लेखा सत्यापन के पहले हम रिफ्लेक्सिबिलिटी की चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्सिबिलिटी जो हम जिसे स्वतुल्यता कहते हैं, यह एक प्रक्रिया है जो आत्मजागरूकता, राजनीतिक, सांस्कृतिक चेतना एवं अपने परिप्रेक्ष्य के स्वामित्व पर बल देती है। इसका तात्पर्य है कि जब एक शोध करता है, वो जब शोध करने चलता है गुणात्मक शोध, तो गुणात्मक शोध करने वाले शोधार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वह अपने परिप्रेक्ष्य को समझे, उसके में अपने जो राजनीतिक या सांस्कृतिक जो भी उसके विचार हैं उनको वो समझे और वो इसको अपनाए, इसकी जिम्मेदारी ले, ये जाने कि हमारे ये विचार हैं और ये विचार का वो स्वामित्व भी ले। तो इसमें ये परिप्रेक्ष्य इसलिए ज़रूरी है एक गुणात्मक शोधकर्ता के लिए, क्योंकि ये उसके परिप्रेक्ष्य, उसके जो परिणाम हैं उसको प्रभावित कर सकते हैं, परिणामों की व्याख्या को प्रभावित कर सकते हैं। वो जिस तरीके से लोगों के मिल रहा है, जुल रहा है पार्टिसिपेंट से, उनसे जो अंतर्क्रिया किया जा रहा है वो भी प्रभावित हो सकता है। इस प्रक्रिया में, रिफ्लेक्सिबिलिटी की इस प्रक्रिया में शोधार्थी अन्वेषण की प्रक्रिया तथा परिणाम में अपनी भूमिका एवं संभावित प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करता है या करती है। तो जो शोधार्थी है ये आलोचनात्मक तरीके से अपनी जो उसकी पृष्ठभूमि है, उसकी जो परिप्रेक्ष्य हैं, उसके जो पूर्वाग्रह हैं और उसके जो किसी बात के लिए जो उसकी राजनीतिक विचारधाराएं हैं और उसके जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, वह सारे कहीं ना कहीं जो शोध प्रक्रिया है जो उसके द्वारा अपनाई जा रही है उसको वो प्रभावित कर सकते हैं। तो स्वतुल्यता की इस प्रक्रिया में शोधार्थी की मान्यता होती है कि उसकी पृष्ठभूमि, परिप्रेक्ष्य एवं पूर्वाग्रह शोध के दौरान जो भी प्रक्रिया है, चाहे वो प्रदत्त संकलन की प्रक्रिया हो, चाहे वो विश्लेषण की प्रक्रिया हो, और उसके पश्चात जो परिणाम आ रहे हैं उनकी व्याख्या है, सबको वो प्रभावित उसके द्वारा होता है, उसके विचारों के द्वारा, उसके परिप्रेक्ष्य के द्वारा। स्वतुल्यता की प्रक्रिया में शोधार्थी को इसीलिए अन्वेषण की जो प्रक्रिया है और परिणाम है उसमें अपनी भूमिका एवं उसके संभावित प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए उसे अपने रिफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है रिफ्लेक्ट करना, अपने अंदर की ओर झांकना और अपने जो उसके अंदर जो उसके जो विचार हैं और उसके जो झुकाव हैं, जो उसके समझ है अपनी, वो उसको समझे और जिससे कि वह और कोशिश करे, प्रयास करे कि इन सब का उसके अपने आदर्श, उसकी विचारधाराएं, उसके मूल्य, उसके जो राजनीतिक झुकाव है, वह सारी चीज़ें उसके शोध की प्रक्रियाओं को प्रभावित ना करें।
तो ये इसमें वो शोधार्थी क्या कर सकता है कि वो आलोचनात्मक रूप से स्वयं के परीक्षण करे और जाने कि उसके क्या विचार हैं, क्या उसका परिप्रेक्ष्य है, तो इसके लिए क्या करे। तो इसके लिए शोधार्थी के लिए ज़रूरी है कि वह स्वयं से प्रश्न करे, और ये प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। जो रिफ्लेक्सिव क्वेश्चंस हैं, पैटर्न ने दिया है, तो उसमें ये 3 प्रश्न उन्होंने दिए हैं। तो इसमें जो 3 तरीके के प्रश्न है, एक पहला प्रश्न तो स्वयं से करता है, और वो जो प्रश्न होते हैं वो होते मैं क्या जानता हूँ या क्या जानती हूँ, मैं कैसे जानता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ या जानती हूँ, मेरे परिप्रेक्ष्य को कौन सी बातें गढ़ती हैं या गढ़ चुकी हैं, अपने परिप्रेक्ष्य को मैं किस आवाज में साझा करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरीके से ये स्वयं से एक प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है एक शोधकर्ता को, कि वो जाने समझे अपने परिप्रेक्ष्य को। दूसरा जो प्रश्न उसको करना चाहिए, अपने मन में ही करना चाहिए, जो वो सहभागी से संबंधित, जिनका वो अध्ययन करने जा रहा है, उनसे संबंधित प्रश्न भी शोधार्थी के मन में उठने चाहिए। वे प्रश्न जो उठने चाहिए वो ये हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं। जब वो जाता है क्षेत्र में तो पार्टिसिपेंट्स के बारे में जानना चाहता है, तो वो उन पार्टिसिपेंट्स क्या जानते हैं और जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं, ये शोधार्थी के मन में प्रश्न उठना चाहिए। उनके सांसारिक दृष्टिकोण कैसे आकार लेते हैं, हम ले चुके हैं। उनके मतलब पार्टिसिपेंट्स के सांसारिक दृष्टिकोण कैसे आकार लेते हैं या आकार ले चुके हैं। वे मुझे कैसे प्रत्यक्षीकृत करते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मुझे कैसे देख रहे हैं, वो मुझे क्या समझ रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं, ये भी आवश्यक है एक रिसर्चर को जानना। और ऐसा मुझे क्यों प्रत्यक्षित कर रहे हैं, मेरे बारे में ऐसी विचार उनके मन में क्यों आ रही है, ऐसा वो मुझे इस रूप में क्यों देख रहे हैं, ऐसा मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी विचार, ये भी प्रश्न शोधार्थी के मन में उठना चाहिए, उसे करना चाहिए प्रश्न, अपने आप से स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। मैं कैसे जानता या जानती हूँ कि मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हैं, ये भी शोधार्थी को सोचना चाहिए कि मैं एक शोधार्थी के रूप में ये कैसे जान गई या जान गया कि मेरे बारे में सामने वाले जो सहभागी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स में, ये वो मेरे बारे में सोच रखते हैं, तो ये मैं कैसे समझ गया और मैं समझ गई। तो ये एक शोधार्थी होने के नाते हमें स्वयं से ये प्रश्न करने चाहिए। मैं उन्हें कैसे प्रत्यक्षित करता हूँ या करती हूँ। मैं एक शोधार्थी के रूप में जो मेरे सामने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सहभागी हैं गुणात्मक शोध के, उनके बारे में मैं क्या सोच रखती हूँ, मैं क्या कैसे प्रत्यक्षण कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये भी हमें अपने से प्रश्न करना चाहिए। शोधार्थी को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। तीसरा जो प्रश्न है वो शोधकर्ता या कर्त्री को, कि जो ये शोध को पढ़ेंगे, जो आगे जो इसके पाठक होंगे, जो अन्य शोधार्थी होंगे या अन्य जो समीक्षक होंगे, एग्जामिनर होंगे या अन्य लोग जो इसको पढ़ना चाहते हैं, तो शोध को पढ़ने वाले या जो पाठक से संबंधित प्रश्न, जब शोध पूरा हो जाएगा तब वो शोध जो थीसिस है वह अन्य लोग भी पढ़ेंगे, तो उनके बारे में भी एक प्रश्न उठना ही चाहिए। यही सारे इन्हीं ऐसे ही जुड़े हुए प्रश्न शोधार्थी के मन में उठने चाहिए, उसे करना चाहिए। तो प्रस्तुत अध्ययन को पाठक कैसे समझते हैं, वे किस परिप्रेक्ष्य परिणाम को देखते हैं, उनका प्रत्यक्षण मेरे बारे में कैसा है, मैं उन्हें कैसे प्रत्यक्षित करता हूं या करती हूं।
तो यह प्रश्न उसके मन में उठने चाहिए। जो एक प्रश्न और है इसमें, जो एक शोधार्थी को स्वयं से करना चाहिए कि जो परिणाम मैंने पाए हैं उससे मैं क्या करूं और क्या न करूं। तो ये भी प्रश्न उसके मन में आना चाहिए। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रश्न है, ये 3 लोगों के लिए है। एक शोधार्थी के लिए, स्वयं के लिए प्रश्न होगा, शोधार्थी जिस पर कार्य कर रहा है, शोध कार्य, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उस शोध के जो सहभागी हैं, उनके लिए भी प्रश्न करना होगा उसको अपने मन में। और तीसरा, उसके शोध जो पूर्ण हो गया तो उसका लाभ उठाने के लिए या जिज्ञासावश या अन्य कारण से अन्य लोग जो पढ़ें तो वो पाठक कहलाएंगे। तो वे अन्य लोग एग्जामिनर भी हो सकते हैं, थीसिस को जो परीक्षण करेंगे परीक्षक भी हो सकते हैं। अन्य जो लोग उसको समझते हैं कि ये काम की चीज़ है तो वो भी ले सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये शोध को जो पढ़ने वाले लोग हैं उनसे भी संबंधित प्रश्न होने चाहिए। तो इन प्रश्नों को आप देख रहे हैं कि ऊपर मैंने लिखा रिफ्लेक्सिव स्क्रीन लिखा हुआ है, पैटर्न महोदय ने दिया है। तो यह एक पटल है जिसमें से कि ये सारे हर व्यक्ति के जो परिप्रेक्ष्य हैं वो परिप्रेक्ष्य उसके बनते हैं उसकी संस्कृति से, उसके आयु से, उसके जेंडर से, उसके वर्ग से, जिस वर्ग से वो आ रहा है, वर्ग यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी शिक्षा की किस प्रकार की है, किस पारिवारिक वातावरण में पला बढ़ा है, उसके राजनीतिक विचारधाराएं क्या हैं, उसकी भाषा क्या है, मूल्य क्या है। ये सारी बातें किसी भी व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करती हैं, गढ़ती हैं। तो किसी भी व्यक्ति के जो भी प्रवृत्ति है, अभिवृत्ति है, सोच है उसकी, वह उसके इन जो बातों का हमने उल्लेख किया है, जिसको मैं फिर से दोहरा देती हूँ, जो संस्कृति है उसकी, जो आयु है उसकी, उसका जो जेंडर है, उसका जो वर्ग है, उसकी सामाजिक स्थिति है, उसकी जो शिक्षा दीक्षा है, उसके परिवार किस प्रकार का रहा, एकल परिवार था कि वो संयुक्त परिवार था, उसकी राजनैतिक विचारधाराएं क्या हैं, राजनैतिक विचारधाराएं में मार्क्सिस्ट विचारधारा है या फिर कोई अन्य विचारधारा है, या फिर वो भाषा उसकी क्या है, या उसके मूल्य क्या हैं। ये सारी चीज़ें उसके परिप्रेक्ष्य को निर्माण करते हैं। तो इसलिए जो एक रिसर्चर है, यदि वो मार्क्सिस्ट विचारधारा का है तो वह जब शोध करने जाएगा तो वहाँ पर यदि जो अलाभान्वित समूह है, डिसएडवांटेज समूह है, उसके प्रति उसका झुकाव होगा, उनके लिए वो ज़्यादा आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा। यदि वो पितृसत्तात्मक समाज से आता हुआ एक पुरुष है तो वो जहाँ अध्ययन करने जा रहा है तो वहाँ की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी स्वच्छंदता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता, हो सकता है कुछ जो उनकी बोलने की उनकी जो स्वतंत्रता है वो उसे नकारात्मक रूप से ले। तो हमेशा आवश्यक नहीं है कि सभी लें, लेकिन ये चीज़ें हो सकता है कि हों। इसी तरीके से उसकी पूर्व की जो धारणाएं हैं अन्य राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर के, और वहाँ जिनका वो पार्टिसिपेंट्स का अध्ययन कर रहा है वो उसके विपरीत विचारधारा के हों, उनके बारे में जो सोच रखता है वह उसके विचारधारा वो प्रभावित हो जाए। तो इसलिए शोध के दौरान रिसर्चर को
सजग रहना चाहिए कि कहीं उसकी विचारधाराओं के चश्मे से, अपने मूल्यों के माध्यम से या अन्य जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो उस पर हावी ना हो, उनको वो परे रखे, दूर रखे, और वह अपने शोध के जो भी प्रक्रियाएं हैं शुरू से लेकर अंत तक, निष्कर्ष पहुंचने तक, वो उसके अपने परिप्रेक्ष्य, स्वयं के परिप्रेक्ष्य से वो रंगे न जाएं, वो उसके परिप्रेक्ष्य से दूर रहें, उससे बचे रहें। यही बात पार्टिसिपेंट्स की भी होती है कि पार्टिसिपेंट्स भी जो अपनी सोच उनकी होती है, जो वो क्या जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, वो क्या प्रत्यक्षण कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेंट्स की भी जो बातें, सभी बातें, उनकी जो सोच है वो भी इन्हीं उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उनकी राजनैतिक विचारधाराएं, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा की जो कितनी शिक्षा है, कहाँ की शिक्षा है, किस प्रकार की शिक्षा रही है, पारिवारिक स्थिति उनकी, उनके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं। कहीं कहीं हम देखते हैं कि भाषा को भी लेकर के लोगों के मन में कुछ अलग सी सोच बन जाती कि ये इस भाषा के हैं, ये हिंदी भाषी हैं या द्रविड़ भाषा का उपयोग करने वाले हैं, तमिल भाषी हैं या फिर बांग्ला भाषी हैं या असम भाषा को बोलने वाले हैं, और हम दूसरे भाषा के एक स्वयं रिसर्चर हैं, तो हम उनके प्रति हो सकता है कि हमारे भाषा के अलग होने के कारण उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण या हमारा जो परिप्रेक्ष्य है वो कुछ उनको लेकर के अलग बने। इसी तरीके से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी ये जो पटल है, जिसके माध्यम से जो क्षण के जो हमारे परिप्रेक्ष्य बन रहे हैं, ये उनको भी प्रभावित कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो शोध के को आगे पढ़ने वाले लोग होंगे, उनके भी कहीं सांस्कृतिक, उनकी अपनी पृष्ठभूमि, उनकी राजनैतिक पृष्ठभूमि, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी शिक्षा की किस प्रकार की है, उनके जो मूल्य हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनकी जो सामाजिक स्थिति है या आर्थिक स्थिति है या उनका क्या जेंडर है, यह भी उनके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए एक शोधार्थी को यह समझ में आना चाहिए, जो गुणात्मक शोधार्थी है, कि ये सारी बातें कहीं न कहीं सभी को प्रभावित करती हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने का अर्थ है कि स्वयं से प्रश्न करना तथा स्वयं को समझना। प्रश्न पूछकर ही आत्मबोध बढ़ता है। जब हम प्रश्न पूछते चले जाते हैं तभी आत्मबोध की वृद्धि होती है। तो यह आत्मबोध को बढ़ाना आवश्यक है कि हम अपने बारे में जानें और हम यह भी जानें कि हम दूसरों के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, क्या वो सही जानना है या वो उनको मैं कैसे प्रत्यक्षीकृत कर रहा हूँ, या वो मुझे कैसा देख रहे हैं, वो पाठकगण मुझे कैसा प्रत्यक्षण कर रहे होंगे। ये सारी बातें, ये सारे प्रश्न मेरे मन में आने चाहिए। तो इसलिए प्रश्न पूछ कर ही जब हम इस शोध को करते हैं तो इसमें इस प्रकार के रिफ्लेक्सिव प्रश्न पूछ करके ही हम उसके लिए कुछ कार्य कर सकते हैं और हम सजग रहेंगे कि हम हर चरण पर हमारी विचारधाराएं, हमारे मूल्य, हमारी जो जेंडर है, ये इस तरीके की हावी न हो पाए। अब आते हैं एक दूसरा जो है जिससे कि हम ये शोध की प्रामाणिकता को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो एक दायित्व होता है शोधकर्ता का कि वो लेखा सत्यापन भी करे, ऑडिट ट्रेल। तो ये ऑडिट ट्रेल्स जो हैं, लेखा सत्यापन, तो ये क्या है? तो लेखा सत्यापन में क्या करते हैं कि शोध प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक विवरण लिखा जाता है, जिसमें शोध अध्ययन संबंधी सभी निर्णयों का, विधियों का एवं व्याख्याओं का उल्लेख होता है। तो एक शोधार्थी जो है
जब वो शोध के बारे में लिखने बैठता है तो वह विवरण हर बात का देता है कि हमने न्यायाधीश क्या लिया, क्यों लिया, इसी स्थान पे क्यों लिया, कैसे लिया, क्या विधियां अपनाई, यदि विधियों को हमने परिवर्तित किया तो क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण थे, यदि हमने डेटा संकलन कर लिया तो डेटा संकलन में हमने वो क्या क्या तरीके अपनाए, सोर्सेस स्रोत क्या लिए हमने, क्यों वो स्रोत लिए, तो इनका भी विवरण होता है। साथ में जब हम विश्लेषण करने बैठते हैं तो विश्लेषण के लिए हमने क्या तरीके अपनाए और विश्लेषण कब से कब तक किया, कितना समय दिया, उस दौरान हमारे मन में क्या क्या विचार उठे बने, उनके बारे में भी विवरण देना चाहिए। और साथ ही जो हमने बीच बीच में निर्णय लिए और कहीं कहीं उन निर्णयों को हमने चेंज किया, बदलाव किया, तो वो क्यों किया, किस कारण से किया, यह भी हमें बताने की ज़रूरत होती है। तो और जो हमने व्याख्याएं की हैं तो ऐसी व्याख्याएं क्या समझ के की, इसका भी विवरण दिया जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि पारदर्शिता बढ़ती है। एक जो शोध प्रक्रिया की गई, उसमें जो भी कार्य किए गए, वो पारदर्शिता पूर्ण तरीके से आप जब विवरण देंगे तो उसकी पारदर्शिता बढ़ेगी और ये समझ में आएगा कि आपने जो कार्य किया है किस विधि से और कैसे किया है। तो शोध प्रक्रिया के सभी तत्वों को जानना भी संभव हो जाता है कि आपने क्या क्या किया और कैसे किया, तो दूसरे भी उसको जान जाते हैं और उनको भी समझ में आता है कि ये प्रक्रियाएं जो अपनाई गई हैं वह सही तरीके थे, वो उनमें कोई किसी तरीके का पक्षपातपूर्ण उसके हस्तक्षेप नहीं हुआ है या आपके पूर्वाग्रह उस पर हावी नहीं हुए हैं। बाह्य समीक्षक जब शोध की निर्भरता तथा पुष्टिकरणीयता का आकलन करते हैं तो इसी आपके विवरण को अध्ययन करके वो इसका आकलन कर सकते हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप जब भी अपने शोध साहित्य लिखने बैठें, अपना शोध के बारे में लिखने बैठें, अपना थीसिस लिखने बैठें, तो विस्तार पूर्वक और जहाँ जहाँ जितनी बातें हैं वो सारों का विवरण अवश्य दें। इससे क्या होती है कि पारदर्शिता बढ़ती है और पारदर्शिता जो पाठकगण हैं उनके लिए भी वो अच्छी है कि हाँ इन्होंने इस तरीके से किया है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, छुपाई गई बात नहीं है, सब एकदम पानी की तरह साफ है कि शोध किस पर किया गया, क्यों किया गया, कैसे किया गया, ये सारी बातें स्पष्ट हैं। उनके कैसे विश्लेषण हुआ है, विश्लेषण भी बड़े वस्तुनिष्ठता पूर्वक तरीके से किया गया है, कोशिश की गई है शोधार्थी के द्वारा कि कोई अपने पर्सनल उसके वैयक्तिक जो पूर्वाग्रह है वो दूर रहें, उस पर प्रभाव न डालें। तो इसलिए एक ऑडिट ट्रेल जो है ये बहुत आवश्यक है। ऑडिट ट्रेल जो है या लेखा सत्यापन शोध में कुछ विशेष निष्कर्ष क्यों रहे, शोध से संबंधित बातें कैसे प्रकाश में आईं, इसकी स्पष्ट समझ लेखा सत्यापन से हो जाता है। तो इसलिए शोध के जब आप विवरण दे रहे होते हैं शोध के बारे में, तो इससे बहुत सारी और बातें आती हैं कि आप जब शोध कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे आप, तो ऐसे में वो शोध से संबंधित और कौन कौन सी बातें आईं और वो सारी क्या क्या धीरे धीरे हुआ, आगे कैसे कैसे वो प्रकाश में आई बातें कि हमें कौन सी विधि अपनानी है, कौन से हमें तरीके अपनाने हैं प्रदत्त संकलन के, कौन से
तरीके ये अपनाए जो हमने सोचे थे अपनाने को, अब वो सही नहीं है, और उसके पीछे वो हम क्या कारण है कि उसको छोड़ करके दूसरे को अपना रहे हैं, और क्या कठिनाइयाँ आई जिसकी वजह से आपको दूसरे तरीके अपनाने पड़े। इन सब का विवरण जब देते हैं और धीरे धीरे हम विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं और हम फिर आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे जो चीज़ें खुल करके आने लगती हैं सामने, उसका हम विवरण जब देते हैं तो एक दूसरे पाठकगण या दूसरे लोग हैं उनको भी ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि कैसे कैसे शोध की प्रगति हुई और प्रगति के दौरान क्या क्या कठिनाइयाँ आई, उनसे उबरने के लिए क्या किया गया, और उस शोध को प्रामाणिक बनाने के लिए, उसको गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक शोधार्थी ने क्या क्या कदम उठाए। अब हम देखते हैं कि शोध के ये ऑडिट ट्रेल्स के क्या उद्देश्य है और उसकी क्या लाभ हैं। तो इसमें देखते हैं कि पहला जो हम देखते हैं कि पारदर्शी और अनुमार्गणीय, यह इसकी उद्देश्य है और इसका ये बेनिफिट भी है कि जब हम लेखा सत्यापन को अपनाते हैं तो वहाँ पर यह जो रिसर्च की प्रक्रिया है, जो शोध की प्रक्रिया है, वह बहुत दृश्यमान हो जाती है। निर्णयों के पीछे के जो तर्क हैं, जो कारण हैं, वो दूसरे लोग साफ देख सकते हैं। तो इसलिए जो ऑडिट ट्रेल के कारण जो पारदर्शिता आती है और वो अनुमार्गणीय हो जाता है। अनुमार्गणीय का अर्थ है कि दूसरे लोग भी उसी तरीके से उसी प्रक्रिया को अपना करके उन्हीं कदमों को उठा करके वो आगे जा सकते, देख सकते हैं कि वो जो आपने काम किया है वैसे करने से क्या उसी तरीके के निष्कर्ष आएंगे। तो ये अनुमार्गणीय ट्रेसिबिलिटी जिसे कहते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि आपने जैसे जैसे किया है काम, क्या ये उस निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं कि नहीं, उसी निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। दूसरा इसका जो उद्देश्य और लाभ है, निर्भरता एवं पुष्टिकरणीयता को स्थापित करना। तो इसका एक उद्देश्य भी हो जाता है कि यह शोध आप जब ऑडिट ट्रेल या लेखा सत्यापन करते हैं तो इससे ये शोध पे कितना निर्भर हुआ जा सकता है, कितना ये इसमें कितनी इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, कितना ये भरोसेमंद है, और इसकी पुष्टिकरणीयता भी स्थापित होती है। लेखा सत्यापन यह साबित कर देता है कि यह विश्वसनीय है, जो फाइंडिंग्स हैं इस शोध की वह विश्वसनीय है और यह शोधार्थी के पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं है। तो इस तरीके से यह शोध की जो है डिपेंडेबिलिटी और उसकी पुष्टिकरणीयता इससे स्थापित होती है। तीसरी इसकी जो हम कह सकते हैं तीसरा उद्देश्य जो है, समीक्षा एवं मूल्यांकन को सुगम बनाना। जब आप अपने शोध कार्य के बारे में विस्तार पूर्वक विवरण लिखते हैं और हर कदम के पीछे, हर जो आपने जो प्रक्रिया अपनाई है, हर चरण पे आप वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका जब आप वृत्तांत लिखते हैं तो उसकी समीक्षा करना आसान हो जाता है। तो इसमें एक जब बाह्य समीक्षक जब आते हैं तो वो आसानी से इसकी वैधता की जांच कर सकते हैं कि शोध की गुणवत्ता की वो पुष्टि भी कर सकते हैं। जब आप सारा विवरण दिए हैं और समझाते हुए सारी बातें लिखी हुई हैं और जो आपने जैसे किया वैसे ही लिखी हैं, सटीक उसी रूप में लिखी हैं, तो वो उससे जो बाह्य समीक्षक हैं वो इस लेखा सत्यापन का उपयोग करके
वो आपके शोध की गुणवत्ता की पुष्टि कर सकते हैं। यदि आप कम लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, कुछ बातें छोड़ देंगे, हो सकता है अनजाने में हो, कभी जानबूझकर हो, तो कहीं कहीं वो प्रश्न चिन्ह उठेगा। जो भी इसके समीक्षक होंगे, जो थीसिस को या तो जो परीक्षण करने वाले लोग होंगे, वो कहीं ना कहीं संदेह करेंगे कि इस बात का उल्लेख क्यों नहीं हुआ और इस बात का उल्लेख पहले क्यों नहीं किया गया, या क्या है जो कमियां रहेंगी वो पूछेंगे। उनको लगेगा कि कुछ इसमें त्रुटि रह गई है, कुछ शोध जो है इसकी गुणवत्ता में थोड़ी कमी रह गई है। इसके बाद इसका एक और उद्देश्य है कि स्वतुल्यता प्रतिक्रियात्मकता को बढ़ाना, इनहैंसिंग रिफ्लेक्सिबिलिटी। लेखा सत्यापन के द्वारा शोधार्थी को यह प्रोत्साहित किया जाता है, इसको प्रोत्साहन मिलता है। लेखा जो ये जो ऑडिट ट्रेल है, इससे शोधार्थी को प्रोत्साहन मिलता है कि वह अपने पूर्वाग्रह, अपनी मान्यताओं पर गौर करे, जिससे व्याख्या उसकी वस्तुनिष्ठ हो सके। तो जब ऑडिट ट्रेल होता है तो रिसर्चर लिख रहा होता है अपने कि मैंने ऐसे किया और मैंने ऐसे निष्कर्ष इसलिए निकाले कि ऐसा ऐसा हमने देखा था। तो उस समय उसके मन में क्या बातें आ रही थी, वो उसकी क्या सोच थी, वो भी वो लिखता है। तो कहीं कहीं वो देख सकता है, वो सतर्क हो सकता है कि कहीं ये मेरी सोच, मेरी मान्यताओं के कारण तो ये निष्कर्ष मैंने निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, कि कहीं व्याख्या मेरे विचारों से तो प्रभावित नहीं हो गई। तो इसलिए ये जो ऑडिट ट्रेल है, ये एक शोधार्थी को अपने पूर्वाग्रह से और अपने मान्यताओं से बचने में भी मदद करती है और रिफ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। और अंत में ये शोध को कोई और दोहराना चाहे, उसको दोबारा करना चाहे, तो इसको ये सपोर्ट करता है, ये जो ऑडिट ट्रेल है। तो भली प्रकार यदि प्रलेखित लेखा सत्यापन होगा तो वो दूसरे शोधार्थी या अन्य लोग जो हैं या अन्य भविष्य में लोग कार्य करना चाहें दोबारा, तो उसको करने में वो उन्हें सहायता मिल सकती है। तो इस तरीके से ये कुछ उद्देश्य हैं लेखा सत्यापन के, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो इसलिए हम जब एक शोधार्थी के रूप में एक गुणात्मक शोध के लिए जब हम लिखने बैठते हैं, तो हमें हर बात की चर्चा करनी चाहिए, उसमें विवरण देना चाहिए, जहाँ जरूरी है वहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन देना चाहिए। कहीं आपको लगता है कि हमें इसको हम कहीं टेबुलर फॉर्म में भी रख सकते हैं कि हमने ऐसे किया तो क्यों किया, और किस स्टेज पे अपने निर्णय को चेंज किया और अलग तरीके से स्रोत को अपनाया या विधि को अपनाई, और हमने क्या तरीके अपनाए। तो ये सारी चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं स्थान देना चाहिए अपने थीसिस में। अब जो प्रमुख घटक हैं इस लेखा सत्यापन के, वह हम उनको देखते हैं। तो पहला है प्रदत्त संकलन से संबंधित। तो इसमें प्रदत्त संकलन के समय क्या न्यायादर्श विधि अपनाई गई थी, क्या उसका आकार था, और किस तरीके से प्रदत्त संकलन किया गया, कब किया गया, कितने समय में किया गया, यह सारी ब्यौरा जो है वह इसमें देता है। साथ ही प्रदत्त संकलन के लिए जो उसने रणनीतियाँ अपनाई वह क्या थी और क्यों थी। उसमें जो उसने साक्षात्कार के लिए जो नियम और शिष्टाचार थे वो क्या अपनाए, वो भी उसका विवरण होना चाहिए। यदि उसने अवलोकन विधि अपनाई है तो वो विधि कैसे संपन्न की गई,
उसका भी ब्यौरा होना चाहिए। तो डेटा कलेक्शन से संबंधित ये बातें वो जरूर से रखें। इसके बाद जब प्रदत्त विश्लेषण से संबंधित बातें हैं तो इसके बारे में भी उसको विस्तार पूर्वक लिखना चाहिए और यह बताना चाहिए कि प्रदत्तों को किस प्रकार से विश्लेषित किया गया, विश्लेषण के लिए कौन से तरीके अपनाए गए, कूट संकेतन के क्या तरीके थे और जो थीम विश्लेषण था वो कैसे किया गया, और यदि उन्होंने कोई विश्लेषण के दौरान कोई रणनीति अपनाई, कुछ तरीका अपनाया, लेकिन उसे छोड़ करके उन्हें फिर दूसरा अपनाना पड़ा, तो वो क्यों परिवर्तन किया गया, वो क्यों बदलाव लाया गया, ये भी इन सब बातों का विस्तार पूर्वक उसे लिखना चाहिए। अब डिसीजन मेकिंग, जब निर्णय लेने की बात आती है तो यहाँ पर शोधार्थी को इसका भी विवरण देना चाहिए कि शोध प्रक्रिया के दौरान उसने क्या क्या निर्णय लिए और कभी निर्णयों को कभी किसी चरण पे क्या बदलना पड़ा, तो वो क्यों बदलना पड़ा, यह लिखना चाहिए, जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया है। रिसर्चर के जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो वो देखता है अपने बारे में, जो समझता है, तो शोधकर्ता के जो अपने विचार हैं, अपने पूर्वाग्रह हैं, उसकी मान्यताएं हैं, वह किस सामाजिक आर्थिक स्थिति से आता है, किस भाषा का है और किस वर्ग का है, शिक्षा उसकी कितनी है, उसकी सोच क्या है, उसके आदर्श क्या रहे हैं, इनके बारे में उसको उल्लेख करना चाहिए। तो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जैसा हमने अभी बताया है रिफ्लेक्सिविटी में कि शोधार्थी के ये सारी जो पहलू हैं, जो विभिन्न शोधार्थी से संबंधित ये सारे जो आयाम हैं, ये उसके विचारों को, उसके को प्रभावित करती हैं और ये सारी बातें, उसके विचार, उसके पूर्वाग्रह कहीं ना कहीं उसके अध्ययन को प्रभावित कर सकती हैं। तो इसलिए शोधकर्ता को अपने विचार, पूर्वाग्रह, मान्यताओं का भी उल्लेख करके रख देना चाहिए, जिससे कि दूसरों को समझ में आए कि ये ऐसे विचारधारा से थे, इस पृष्ठभूमि के थे, इस सामाजिक पृष्ठभूमि के थे, आर्थिक स्थिति इनकी ऐसी थी, हालात इनके ऐसे थे, शिक्षा इनकी ऐसी रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य से पाठकगण आपके शोध को और शोध की व्याख्याओं को और निष्कर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। सबको स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा है। तो ये लिखना जरूरी है। मेंबर चेकिंग, शोध के सहभागी से भी प्रतिपुष्टि का उल्लेख किया जाना चाहिए। जब हम शोध करते हैं तो कभी कभी जो सहभागी हैं उनके बारे में जो हमने जाना है, उनसे जाकर के दोबारा मिल करके कि हमने आपके बारे में ये समझा है, ये जाना है, आपसे जो साक्षात्कार लिया है उसे ये बातें निकल के आई हैं, या आपने आपका अवलोकन किया तो ये चीज़ें आपने बताई, मैंने पूछा ऐसा आप क्यों कर रहे थे, ऐसा व्यवहार क्यों था, आपने ये बताई, तो क्या ये बात सही लिखी गई है जो मैंने लिख ली है। तो ये सहभागी से प्रतिपुष्टि का उल्लेख भी एक प्रमुख घटक है लेखा सत्यापन में। पीयर डिब्रीफिंग, सहसंबंधी से या विशेषज्ञ से जो चर्चा होती है शोध के दौरान, तो उस चर्चा का भी उल्लेख यहाँ पर रखना चाहिए कि हमने इनके साथ ये चर्चा की, यह बात निकल के आई, उन्होंने इस पर ये बातें बताई और इसको ऐसे इसको देखने को कहा, इसमें ये उन्होंने बातें जोड़ी, इसको हटाई। तो इस तरीके से जो भी चर्चा के दौरान जो भी हुआ, क्या चर्चा हुई, तो इसके बारे में भी आपको लिखना चाहिए, जिससे परिणामों की समीक्षा की जा सके। तो सार यह है कि लेखा सत्यापन एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो शोध की गुणवत्ता
और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यह आश्वस्त इससे हुआ जा सकता है कि शोध परिणाम विश्वसनीय है एवं भरोसेमंद है। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्सिविटी और ऑडिट ट्रेल के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई। धन्यवाद।